अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू स्टार सेंटर। नानी बस्ती सबक नंबर 2, 10th क्लास। 10th क्लास आप लोगों का एक बड़ा इम्पॉर्टेंट सबक है, नानी बस्ती। ठीक है, और इसे लिखा है अशरफ सबूही ने। ठीक है, इसके राइटर हैं मुसन्निफ यानी कि अशरफ सबूही। तो शुरू करते हैं। नानी बस्ती। नानी बस्ती एक वहमी किस्म की औरत है जिनकी हम स्टोरी पढ़ेंगे इसमें। नानी बस्ती की सगी छोटी बहन मीरठ में ब्याही हुई थी। मीरठ जगह का नाम है। ठीक है, खान साहब की ज़िंदगी में एक मरतबा इनका मीरठ जाना हुआ था तो ऊँट गाड़ी या घोड़ों की शिक्रम, शिक्रम कहते हैं जी, नीचे लिखा हुआ है आपके इस पेज के, एक तरह की 4 पहियों वाली गाड़ी। ठीक है, यानी गाड़ी ही की एक किस्म थी। पुराने ज़माने की जो गाड़ियाँ होती थी उनमें से एक टाइप की गाड़ी है ये। मैं एक रोज़ बैठे बैठे उन्होंने बेटे से कहा कि बेटा, अंजुम को देखे बरसों हो गए हैं। अंजुम इनकी बहन का नाम होगा। शादियों में बुलाया तो ना गई, जाने कैसी है, जी चाहता है इसे देख कर आऊँ। तुम्हारे अब्बा खुदा बख्शे अब जिंदा नहीं कि अच्छी तरह पर्दे का इंतज़ाम करके ले जाएं, क्योंकि पहले ज़माने में मर्द हजरात जो हैं पालकी वगैरह में या जो भी सवारियां वो करवाते थे तो उनमें पर्दे का पहले इंतज़ाम करवाया जाता था, फिर ख़वातीन पर्दे में जाती थी। ठीक है, तो ये आम रिवाज था। तुम शिक्रम में बिठा कर पहुँचा दो। ठीक है, ऊँट गाड़ी मुई तो मुझे काटने को दौड़ती है। मुई से मुराद मरी हुई, मुर्दा। ठीक है, यानी पसंद नहीं है उन्हें असल में। बेटा बोला, जब आप हुक्म दें। और शिक्रम या ऊँट 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 गाड़ी में बैठने की क्या ज़रूरत है, मैं आपको धुएं की गाड़ी में ले चलूँगा। यानी रेलगाड़ी यहाँ पे मुराद है, धुएं की गाड़ी से मुराद रेलगाड़ी। इन दोनों शुरू में जारी हुई थी और आमतौर से इसे धुएं की गाड़ी कहते थे। नानी बस्ती ने हैरान होकर पूछा, उई भाई, ये धुएं की गाड़ी कैसी? अब ये उई वाला एक इनका स्टाइल होता था हैरान होने का। ठीक है, अब ये यकीनी सी बात है कि एकदम से ये चौंक गई कि ये कैसी गाड़ी है, क्या इसके अंदर चूल्हे सुलगते हैं? सुलगना यानी जलना। नहीं मियाँ, मेरी तो आंखें फूट जाएंगी। पहले ही मुझे कम सूझने लगा है। सूझने लगा है, दिखाई देने लगा है। अंधा करना है तो वैसे ही कह दो। अब ये पुराने ख्यालात की जो ख़वातीन होती थी ना, ये बहुत ज़्यादा वहमी होती थी और तरह तरह की मिसालें देकर बात को बहुत लंबा कर देती थी। तो यहाँ पे नानी बस्ती का करैक्टर भी बिल्कुल ऐसा ही है कि एक ज़रा सी उनके बेटे ने बात की है कि एक नई सवारी आई है, ये ट्रेन का जिक्र कर रहे हैं यानी रेलगाड़ी का। तो इनकी वालदा ने अब तरह तरह की इनको बातें सुनानी शुरू कर दी हैं। बेटे ने रेल की हालत समझा बुझा कर बताई और कहा कि इसके आने जाने के वक्त मुकर्रर हैं। मैं आज स्टेशन पर जाकर इसके चलने का वक्त पूछाऊँ तो कल मीरठ चलेंगे। नानी बस्ती, ये स्टेशन क्या भला है? क्या रेल का अड्डा नहीं होता? क्योंकि ये नई नई जब चीज़ें आती थी ना तो लोगों को इनकी आदत नहीं होती थी। तो इसी हिसाब से नानी बस्ती ने सवाल किया कि भाई उन्हें बस के अड्डे का पता होगा या फिर जहाँ पे दूसरी उस दौर की गाड़ियाँ वगैरह खड़ी होती होंगी, तो उन्हें अब नई जदीद चीज़ों का नहीं पता था। तो स्टेशन के बारे में ये सवाल कर रही हैं। बेटा, अम्मा जान, रेल के अड्डे को स्टेशन कहा जाता है। जब चलोगी तो देख लेना, बहुत बड़ा मकान सा बना होता है। यानी अब उन्होंने समझाने के लिए जो अल्फाज इस्तेमाल किए, वहाँ रेलगाड़ी खड़ी रहती है। नानी बस्ती, मुझे आगे की तरफ ना बिठाना। एक दफ़ा ऊँट गाड़ी में तुम्हारे बाबा ने आगेदार को बिठा दिया था, यानी आगे की तरफ, तो कमबख्त ने सड़ा दिया। कहने का मतलब है अब वो उनके तसव्वुर में तो ऊँट गाड़ी ही है ना, जो कि ओपन होती है। ठीक है, और तेज़ धूप ऊपर पड़ती है। बेटा, अरे बी यानी कि अरे बीबी, रेल में ऊँट थोड़ी जुते हैं, यानी ऊँट उसमें फिक्स नहीं हैं। नानी बस्ती, वहाँ तो घोड़े लगते होंगे। वो निगोड़े, निगोड़े कहते हैं बदबख्त को, बदफितरत, बदकिस्मत को। ऊँट से भी बदतर, ऊँट से भी बुरे होते हैं। वो कह रही हैं कि घोड़े तो मुझे ऊँट से भी ज़्यादा बुरे लगते हैं। इनकी दौलतियों के धमाके से खुदा बचाए। ये घोड़ों के निशान में कसीदे पढ़ी हैं। ये कह रही हैं कि दौलतियों से मुराद होता है कि वो जो टांग मारते हैं ज़ोर से। बेटा, घोड़े भी रेल को नहीं खींचते। अब उनके बेटे ने इनकी ये गलतफहमी वालों की उर्दू की मेरे पास बुक है और नानी बस्ती का चैप्टर सबक नंबर 2 हम पढ़ रहे हैं, जिसे अशरफ सबूही ने लिखा है। तो अब हम आ गए हैं पेज नंबर 14 पे। ठीक है, तो पेज नंबर 14 पर हमारे पास नानी बस्ती उई मियाँ तो क्या उड़न खटोला है। उड़न खटोला कहते हैं उड़ने वाली गाड़ी को। ठीक है, जो उड़ने वाली जादू का पलंग या भाई देव और परियों वगैरह की सवारी, कोई तख्त वगैरह जैसे कोई उड़ता हो, यानी इन्होंने कोई ख्याली तसव्वुर पुराने वक्तों के हिसाब से निकाला। बेटा, इसके चलने की तरकीब या तरीक़ेकार तो मैं भी नहीं जानता।
हाँ, वो धुएं पानी से चलती है और ऐसे फर्राटे भरती है। फर्राटे भरने से मुराद है बड़ी तेज़ रफ्तार से चलती है कि जी खुश हो जाता है। नानी बस्ती भाई तुम्हें इख्तियार है, जिसमें चाहे बिठा कर ले चलो। अब तुमसे मैं क्या कहूँ, मगर इतना ख्याल रखना कि बुढ़ापे में मट्टी ख़राब ना करना, यानी मेरी साथ कोई बुरा ना कर देना, या अब कब्र की मट्टी मेरी ख़राब ना कर देना। इस तरह से उन्होंने इस मिसाल को दिया हुआ है। यहाँ पे इनकी मिसाल यही है कि मेरी इज़्ज़त में कमी ना आ जाए। दूसरे दिन सुबह ही सुबह साहबजादे स्टेशन पर गए और दौड़े दौड़े आकर बोले, अम्मा जान मैं गाड़ी का वक्त पूछ आया हूँ, ठीक 12 बजे तैयार हो जाओ। मैंने डोली को कह दिया। अब डोली क्या होती थी, एक आर्जी सवारी, ठीक है, जिसे 4 लोग उठाकर कंधों पर लेकर जाते थे और उस ज़माने की ख़वातीन इसी में एक जगह से दूसरी जगह आया जाया करती थी। नानी बस्ती जल्दी जल्दी अपनी गठरी मुठरी संभालने लगी। बिस्तर बांधा, पांदान सजाया, लोटा कटोरा लिया। इतने में कहारों ने आवाज़ दी। कहार डोली उठाने वालों को कहते हैं, ठीक है, कि डोली आ गई है, यानी आपकी सवारी आ गई है, ठीक है। घर वालों से खूब भींच कर गले मिली, यानी बहुत ज़्यादा वो ज़ोर ज़ोर से गले मिली, जैसे कोई बहुत ज़्यादा ख़तरनाक सफ़र पे वो जा रही हों। रोते हुए सबको रुखसत किया। अल्लाह बेली अल्लाह निगहबान कहती हुई डोली में बैठी। बेटे ने गाड़ी के बाहर से इक्का किराए पर लिया। गली के बाहर से इक्का, यानी कि डोली में बैठ के ये गली के बाहर तक गई, वहाँ से आगे इक्का कहते हैं तांगे को, ठीक है, जो घोड़ा सवारी होती है। सारा सामान इसमें रख कर डोली के साथ साथ चलने की ताकीद की और बिस्मिल्लाह करके स्टेशन पर चले। यानी कि नानी जो है वो तो डोली में ही सवार हुई, लेकिन बेटे ने उनके तांगा लेकर उन नानी का सारा सामान उसमें रखा। अब ये याद रखिए कि इस तरह की ख़वातीन जो है ना, वो पुराने वक्तों में बक्से टीन के और बहुत ज़्यादा सारा सामान उनके साथ हुआ करता था, और बहुत सारी कुकिंग वाली चीज़ें खाने पकाने की वो साथ रख लेती थी, तो बहुत ढेर सारा इनके साथ सामान होता था। इसीलिए इनके बेटे को इनके साथ में जो है वो इक्का किराए पर लेना पड़ा, यानी कि तांगा। सामान डोली में रखकर साथ साथ चलने की ताकीद की और बिस्मिल्लाह करके स्टेशन पर चले। जो पुरानी वज़ा के लोग हैं आज भी स्टेशन पर घंटों पहले पहुंच जाते हैं, या ऐसा होता है कि पहुंचते पहुंचते गाड़ी छूट गई। बेचारों को इतनी मुद्दत में भी रेल के औकात की पाबंदी का ख्याल नहीं आता। स्टेशन पर जाकर ये तमाशा देख लीजिए। 10 बजे गाड़ी जाती है, सुबह से असबाब संभाले बैठे हैं, या गाड़ी चल पड़ी और ये मुँह देखते रह गए तो बस। अच्छा, ये मेरे ख्याल में ना ऐसा भी होता है कि ये लोग थोड़ा डरते भी हैं सवारी से, ठीक है, तो ये एक अजीब सा खौफ होता है इनके अंदर। समझ लीजिए इस ज़माने में ऊँट गाड़ियों में सफ़र करने वालों की क्या कैफियत होती होगी, यानी कि वो कितने अरसा पहले आके बैठ जाते होंगे। तो अशरफ सबूई साहब ने ये बड़ा अच्छा सबक लिखा है, ख़ास तौर पे सफ़र के हवाले से। नानी बस्ती की डोली स्टेशन पर पहुंच गई। गाड़ी के रवाना होने में अभी 1 घंटा था। टिकट की खिड़की अभी खुली नहीं थी। नानी बस्ती के बेटे भी आखिर नानी बस्ती के ही बेटे थे। मर्द होना और बात है, थे तो पुराने ज़माने के आदमी। रेल में सफ़र करने का 1 दफ़ा ही इत्तेफाक हुआ था, वो भी दूसरों के साथ। अब वो टिकट के लिए बुलाए बुलाए फिर रहे हैं, कभी इधर जा कभी उधर जा, इससे पूछ उससे पूछ, ठीक जवाब कौन दे। जितने मुसाफिर थे इतने इन्हीं ही जैसे, यानी कहने का मतलब है कि सभी लोग ये इस नई सवारी जो है उनके अंदर उसका एक खौफ सा था, ठीक है। आखिर घंटी बजी, बाबू ने आवाज़ दी, टिकट लेने चलो, लेने वाले चलो। मुसाफिर दौड़े तो मुझ पर और मैं तुझ पर, तू मुझ पर और मैं तुझ पर, यानी कहने का मतलब है सब एकदम से एक दूसरे के ऊपर गिरने लगे। समझ ही नहीं आ रही है कि किस स्थान पहुँचे, एकदम से वहाँ पे रश लग गया। खिड़की पर धक्का पेली होने लगी, यानी एक दूसरे को धक्के दे दे के आगे होने वाली कैफियत। नानी बस्ती डोली में बैठी बैठी मुसाफिरों की हश्त मश्त देख देख कर जल तू जलाल तू की तस्बीह पढ़ रही हैं। ये लफ्ज़ है हश्त मश्त, ये लड़ाई और हाथापाई को कहते हैं, ठीक है। और नानी बस्ती जो है वो उनके लिए तो ये वैसे ही पहली बार का नज़ारा था। तो जल तू जलाल तू उस वक्त पे पढ़ते हैं जब कोई बहुत खौफज़दा होने वाली बात होती है कि कोई ख़तरे वाली बात ना हो जाए, ठीक है। तो उन्होंने एक वो तस्बीह सी पढ़नी शुरू कर दी। आखिर बड़ी कश्मकश यानी कि बड़ी कोशिश और जद्दोजहद के बाद मुश्किल हल हुई। टिकट लेकर आए, मजदूर के सर पर असबाब यानी सामान को असबाब कहते हैं रखवाया। कहारों से कहा लो भाई अंदर चलो,
ठीक है। कहार मैंने बताया था आपको कि डोली उठाने वाले, रेल का नया नया इंतज़ाम था, बाकायदा कूली थे ना इतने बाबू। ठीक है, कहने का मतलब है कि अमला जो था ना उनका कम था। जनानी मर्दानी गाड़ियों की भी पूरी पूरी पहचान ना थी, यानी लोग काफ़ी कंफ्यूज थे उस वक्त के। जहाँ रेल खड़ी थी कहारों ने डोली तो रख दी, मगर नानी बस्ती को बिठाएं कहाँ। सब गाड़ियों में मर्द घुसे जाते हैं। इनकी घबराहट देखकर गार्ड ने पूछा, वेल क्या मांगता है, यानी कि ये इंग्लिश पे बात कर रहा है। ठीक है, ये बोले पर्दे वाली सवारी है, किस जगह बिठाऊं। गार्ड तो एक खाली गाड़ी बता रवाना हुआ। उन्होंने डोली गाड़ी के बराबर लगवा कर कहा, अम्मा जान लीजिए इस गाड़ी के अंदर बैठिए, मैं सामान रखवाता हूँ। मजदूर इस हबड़ ताबड़ में पीछे रह गया। ठीक है, फिर मुसाफिरों की रेल पेल, यानी कहने का मतलब है कि नानी बस्ती का सामान पीछे रह गया। हबड़ ताबड़ कहते हैं कि ये बहुत ज़्यादा रश, हलचल, जल्दी जल्दी जो मची हुई थी वहाँ पे। ठीक है, हर शख्स को ये खौफ होता है ना कि कहीं मैं रह ना जाऊँ और ट्रेन चल ना पड़े। फिर वो अलग मियाँ को ढूंढ रहा है और मियाँ जुदा। अबे मज़दूर की आवाज़ें लगाते दौड़ते फिर रहे हैं। वो तो डोली वालों का खुदा भला करे, उन्होंने नानी बस्ती का सामान पहचान दिया और मियाँ को बता दिया। अब जो देखते हैं तो जिस गाड़ी में अम्मा को बिठाया था वो नहीं मिलती। सारी गाड़ियाँ यकसा आवाज़ें देते देते थक गए। नानी बस्ती की सुनिए। गाड़ी में जो घुसी तो आदम ना आदमजाद, यानी कि वो जिस डब्बे में सवार हुई थी वो खाली था। खिड़कियां बंद, हक्का बक्का खड़ी हैं, बैठने की जगह हो तो बैठे। या अल्लाह, ये गाड़ी है कि जानवर का पिंजरा। इधर सलाखें उधर सलाखें, कहाँ बैठूं। बेंच पर बैठती हूँ तो बेपर्दगी का डर है। दरवाजे में से किसी मर्दवे ने झांका तो क्या होगा। इधर मचान पर चढ़े, मचान कहते हैं ऊपर की जगह, ये चढ़े किस तरह। जवान होती तो उचक्कर जा बैठती। बेंच के नीचे झांक कर देखा तो दिल में कहा, अच्छा पर्दे वालों के बैठने की यही जगह होगी। हे, इससे तो हमारे यहाँ की उपलों की कोल की लाख दर्जे अच्छी। उपलों की कोलकी से मुराद है थापे हुए खुश्क गोबर को रखने की जगह। तो नानी बस्ती खासी परेशान हुई कि ये इतनी थोड़ी सी जगह में मैं कैसे बैठूं, लेकिन करती भी क्या, पर्दे का ख्याल, बहन से मिलने जाना बहुत ज़रूरी। दूसरे अब तो आप हंसी थी, जूं तू करके बेंच के नीचे बुरका बिछा कर पड़ गई। इतने में गाड़ी ने सीटी दी। बैठो बैठो, दरवाजे बंद करो, मजदूर ने कहा। मियाँ क्या देखते हो, जल्दी सवार हो, गाड़ी छूटने वाली है। यानी इनका बेटा परेशान था, तो इनके बेटे के साथ जो मजदूर था जिसने इनका सामान उठा रखा था, उसने कहा अब किस चीज़ का इंतज़ार है, गाड़ी चलने वाली है। सामने वाली गाड़ी बिल्कुल खाली थी। मजदूर ने दरवाज़ा खोला, सामान रखा, मियाँ अंदर घुसे, रेल चल पड़ी। मगर मियाँ परेशान कि अम्मा को कहाँ ढूंढूं। मीरठ तक इनका ना जाने क्या दर्जा हो जाए, यानी कहने का मतलब है कि ना जाने क्या हाल हो जाए। पानदान भी तो इनके पास नहीं, लोटा कटोरा भी रह गया। यानी कि अम्मा का जो सारा सामान था ज़रूरत का, पानदान वो कहते हैं ना जिसके ज़रिए सारा सामान उसमें होता है, तो पान बनाते हैं। तो पुराने वक्तों की औरतें ना पान बना बना के खाती थी। तो वो कह रहे हैं क्या पता नहीं अम्मा का क्या बनेगा। जिस गाड़ी में ये बैठे, इन्हें क्या खबर कि अम्मा जान वाली ही गाड़ी है। और बेंच पर जहाँ आप तशरीफ़ फरमा थे ठीक वहीं नीचे वो दम सादे पड़ी हैं। ठीक है, दम सादे यानी दम रोके, सांस रोके। जमुना के पुल पर पहुंचकर, जमुना ना दरिया का नाम है, इंडिया में है ये, रेल की गड़गड़ाहट हुई और नानी बस्ती ने घबरा कर बेध्यानी में उठना चाहा। सर में बेंच की खटाक से टक्कर लगी। जाहिर सी बात है कि वो बेंच के नीचे थी तो उनकी टक्कर तो लगनी थी। हाय हाय की आवाज़ सुनकर साहबजादे चौंके। झुककर क्या देखते हैं कि अम्मा जान पसीने में शराबूर सुकड़ी हुई पड़ी करा रही हैं यानी तकलीफ़ के आलम में है। बेटा है अम्मा, हाय अम्मा, ये एक स्टाइल है बुलाने का। नानी बस्ती क्यों, अब भी आए होते। शाबाश बेटा शाबाश, माँ बंदी का खूब लिखा पूरा किया। मैंने कसम खा लिया जो कभी तेरे साथ कहीं जाऊँ ना हुए आज खान साहब अन मुए भले मानसों की आबरू के दुश्मन रेल वालों को खा खा जाते। यानी उन्होंने बेटे को दुहाइयाँ दी कि अगर आज तुम्हारी जगह तुम्हारे वालिद होते तो ये जो रेल वाले हैं ना, इनकी वो मतलब बहुत बुरी दुर्गत बनाते और उनका बहुत बुरा हश्र करते। बेटा अरे भी तुम यहाँ क्यों लेटी हो, बाहर निकल कर ऊपर बैठो। नानी बस्ती तेरा जी चाहता है मैं बाजार में बैठूं। मर्दुए मुझे देखें, यानी मर्द
बेटा आप क्या कहती हैं, यहाँ बाजार कैसा, कौन मर्द हुआ यहाँ बैठा है? नानी बस्ती झांक कर, यहाँ ना सही, बाहर तो भीड़ लगी हुई है। बेटा कोई भी नहीं है, बाहर आकर देखो। बेटे ने बड़ी मुश्किल से बड़ी बी को बाहर निकालकर बेंच पर बिठाया, मगर वो अपनी ही कहे जाती थी। नानी बस्ती इसी रेल की तारीफ करते थे। ज़रा देर में आते तो मेरा मुर्दा देखते, यानी कि मैं मर चुकी होती। ये अपने बेटे को ना बातें सुना रही हैं कि वो नहायत ही निकम्मा इंसान है जो इन्हें इतनी घटिया सवारी में लेके आया, जो एक तो बेपर्दा भी है और दूसरा उसमें सही बैठने का इंतज़ाम नहीं है। ये मुई गाड़ी है जैसे चूहेदान, भला इस तख्ते के नीचे आदमी क्यों कर बैठे? लेटा भी तो नहीं जाता मियाँ, तुमने मुझसे कब का बदला लिया है? मेरा तो कचूमर निकल गया, मेरी निगोड़ी, मुझ निगोड़ी, निगोड़ी होता है निकम्मी या बदबख्त या कम अकल को क्या खबर थी कि रेल में औरतों की ये मट्टी पलीद है, यानी ये बुरा हाल होता है, औरतों के साथ ये सलूक होता है रेलगाड़ी में। बेटा आपने भी तो गज़ब किया, इस तख्ते के नीचे लेट गई। अच्छा, अब ये इनके बेटा जो है ना वो इनके साथ बात कर रहा है कि आपने भी तो एक अजीब हरकत की है कि बजाय ऊपर बैठने की सीट पे तो आप इसके नीचे लेट गई हैं। तो नानी बस्ती, ऊपर पर्दे की कौन सी जगह थी? बेटा मगर ये तो असबाब रखने की जगह है, बैठने या लेटने की नहीं। नानी बस्ती तो मचान पर बिठा गए होते। मचान यानी ऊपर की जो बर्थ होती है। सीढ़ी भी तो कम वक्तों ने नहीं लगाई, औरतें कोई बिल्लियां हैं कि वो चक्कर चढ़ जाएंगी। बेटा जहाँ अब बैठी हैं यहाँ क्यों ना बैठी? यानी बेटा कह रहा है कि इस जगह पर पहले ही बैठ जाती हैं आप। नानी बस्ती, जुदा ही तुमने पर्दे बांध दिए थे, मर्दों को अपना तमाशा दिखाती। बेटा ऐसा ही पर्दे का ख्याल था तो बुर्का ओढ़े रहती। मतलब कि भी आपने बुर्का क्यों उतारा फिर, इतनी आप पर्देदान थी तो? नानी बस्ती, तुम्हारे तो मियाँ दीदे हवाई हो गए हैं, यानी कि तुम बेगैरत हो चुके हो, तुम्हारे अंदर से गैरत का एलिमेंट ख़त्म हो गया है, तुम्हारी शर्म हया ख़त्म हो गई है। अपनी बीवी को इस तरह फिराना, मुझे तो माफ़ी रखो। बेटा तुमको तो वहम हो गया है, चलती रेल में कौन आएगा जो तुम्हारी बेपर्दगी होगी? नानी बस्ती, खैर बेटा तुमसे कौन बहस करे, ओखली में सर दिया तो मूसल के धमाके भी खाने पड़ेंगे। ओखली जो है ना ये एक पत्थर या फिर लकड़ी की ना वो जैसे सिल सी होती है या गोल सी बनी हुई कोई बर्तन सा होता है जो कि ज़मीन के अंदर ना गड़ा हुआ होता है, ज़मीन में फिक्स होता है। इसमें ना गल्ला या तंबाकू वगैरह कूटते हैं। पेज नंबर 16 पर ये नानी बस्ती के बारे में राइटर कह रहे हैं कि अभी इनके ट्रेन में सवार होने का किस्सा तो अलग से है, इससे पहले जो घर में इन्होंने एक तमाशा लगाया था वो क्या था वो आप लोग ध्यान से सुने। खुदा की सवाए इस हावजे को नानी बस्ती को लाकर रेल में तो बिठा दिया और ये सुनाना ही भूल गया कि चलने की जल्दी में नहाने जो बैठी तो घड़िया के बदले खुले मुँह के पतीले में पानी समो लिया। घड़िया तंग मुँह की घड़ी, ये एक गड़वी सी होती थी नहाने की, ठीक है, तंग मुंह होता था उसका ऊपर से। तो नानी बस्ती ने ना बर्तन बदल लिया नहाने वाला, उन्होंने खुले मुंह के देगचे में पानी डाल लिया। गुसल खाने में अंधेरा था, ध्यान सफ़र में पड़ा था, यानी नानी बस्ती ने थोड़ी देर के बाद ये जिस सफ़र के हम किस्से सुन रहे हैं इसी सफ़र को रवाना होना था, तो उनके सर पे वो बात सवार थी। बाल धोते धोते पतीले पर नज़र पड़ी, इसमें सूरत दिखाई दी, यानी नानी बस्ती ने अपनी शक्ल पानी में देखी। बाल खुले, मुल्तानी में लथपथ, मुल्तानी से मुराद यहाँ पे मुल्तानी मट्टी है, ठीक है। बेतहाशा चीख मार कर बाहर भागी। बावर्ची खाने से बहू, दलान में से बेटी दौड़ी। अम्मा जान का बुरा हाल, घिग्गी बन गई, यानी कि खौफ के मारे जो उनकी कैफियत हुई ना, पकड़ कर पलंग पर लिटाया। बड़ी देर में औसान बहाल हुए, यानी कि उनकी होशो हवास वापस आए। तो पूछा खैर तो है, कोई न्योला तो नहीं आ गया? न्योला एक जानवर का नाम है। नानी बस्ती की न्योले की सूरत से जान निकलती थी, यानी उन्होंने समझा कि ये उससे बहुत डरती हैं न्योले से, तो कोई न्योला आ गया होगा बाथरूम में। बोली नहीं बेटी, न्योला मुँह कहाँ से आ गया, थू थू पिछल पैरी आई थी। पिछल पैरी से मुराद उनकी चुड़ैल है, ठीक है। बेटी पिछल पाई गारतन कहाँ से आई? कहने का मतलब है कि चुड़ैल बाथरूम में कैसे आ गई। गारतन यानी गारत हो, मरने जोगी, या उसके बारे में बुरे अल्फाज कहे उन्होंने। हम तो सब सामने ही बैठे हैं, परछाई दिखाई दी होगी। परछाई यानी कि आपको अपना ही अक्स दिखाई दिया होगा। नानी बस्ती, लो और सुनो, मुझे बिल्कुल ही अंधा समझ लिया है, यकीन नहीं आता तो जाओ देख लो, मुर्दार पतीले में बैठी है। बाल बखेरे, ऐसे डरावनी शक्ल मैंने अपनी उम्र में देखी नहीं। चुड़ैल ने मेरा पानी भी गंदा कर दिया।
बेटी बहू गुसलखाने में गईं कि देखें पतीले में क्या चीज़ है जिससे डर गई। जाकर देखती हैं तो कुछ भी नहीं, पानी ऐसा साफ के मुंह देख लो। इन्हें भी अपनी सूरतें नज़र आईं। बहू ज़्यादा तेज़ सी समझ गई, अपना हुलिया देखकर ही नानी डर गई हैं। ठीक है, नन से कहा और दोनों ने आकर नानी बस्ती को समझाना शुरू किया कि बी कौन पिछल पैरी और कैसी भूतनी, वो तो खुद तुम्हारी शक्ल थी जिसे पानी में देखकर तुम डर गई। बोली तुम मुझे चलाओ नहीं, यानी तुम मुझे बेवकूफ़ मत बनाओ। अल्लाह अल्लाह, अब मेरी ऐसी चुड़ैलों की सी सूरत होगी। बेटी ने लाकर आईना दिखाया तो कहीं जाकर समझी, यानी कि फिर बेटी ने शीशा उनके सामने आईना किया और उनको शक्ल उनकी दिखाई कि आप ऐसी दिखाई देती हैं। बहन के यहाँ मीरठ में नानी बस्ती ने क्या क्या शगुफ़े छोड़े। शगुफ़े यानी कि कौन कौन सी हरकतें की हमें खबर नहीं। दूसरे वहाँ इनका रहना ही के दिन हुआ, यानी कहने का मतलब है कि बहुत कम रही। पुराने वक्तों की औरतें गैर जगह ज़्यादा टिकती ना थीं। आप भले अपना घर भला, यानी वो अपने ही घर आके खुश होती थीं, ज़्यादा टिकती नहीं थी गई। नानी बस्ती तीसरे रोज़ वापस आ गई। यहाँ गुसलखाने में पिछल पैरी के आ जाने की दास्तान पड़ोसियों, रिश्तेदारों और कुंबे वालों को मालूम हो चुकी थी। कुंबे वाले यानी कि ख़ानदान वाले, और उनसे मिलने आना, और जो भी उनसे मिलने आता है इसका जिक्र ज़रूर करता है। लड़कियां कहानी की तरह सुनती हैं और नानी बस्ती बुरा मानना कैसा, यानी नानी बस्ती इस बात को माइंड नहीं करती थी बिल्कुल भी। अपने भोले मुंह से हर एक को सुनाती कि बन्नो क्या करूं, अल्लाह ने दिल ही ऐसा बनाया है। एक दफ़ा खासी उम्र थी, परछाई देखकर डर गई। 4 महीने बुखार आया, मियाँ काले का इलाज रहा। यानी कहने का मतलब है उस दौर में ना एक काले बुखार की भी आई थी कोई वबा ना, तो ये कह रही हैं कि मतलब मैं ऐसी डरी थी कि मेरा फिर वो बहुत तवील इलाज चलता रहा। कहते हैं कि परछाई सबसे जालिम होती है। अब ये पुराने वक्तों के लोग जो थे ना वो कहते थे कि भाई परछाई पड़ गई है, परछाई से मुराद किसी की बुरी नज़र लग गई है किसी को। ठीक है, देखो ना क्या मकदूर के किसी आदमी का साथ छोड़े परछावे से तो बेटी अचार तक में कीड़े पड़ जाते हैं। अब ये मिसाल अपनी इनकी एक अपनी ही कहानियाँ होती थी। वो कह रही हैं कि अगर अचार पे भी परछावा पड़ जाए ना तो अचार भी ख़राब हो जाता है। ठीक है, लेकिन अब जूं लोग तालीम हासिल करते जा रहे हैं और जिद्दत आती जा रही है तो इस टाइप की बातें ख़त्म हो गई हैं। कुंबे में एक बहुत शौक बला की शरारत भरी लड़की थी। नाम तो खासा जुबैदा था, प्यार से जब्बो कह देते, लेकिन सब उसे शाबा कहने लगे थे। इसने जो नानी बस्ती का किस्सा सुना, इसके हाथ एक नया शगुफा लगा, यानी इसे शरारत सूझी। एक दिन बुरका और 2 हवेलियों बीच तो रहती ही थी, यानी इन्हीं के साथ ही कहीं इन्हीं के घर के करीब ही रहती थी। चुपके से आ धमकी। गर्मियों के दिन थे, दोपहर का वक्त, सारा घर सो रहा था। जोहर के वक्त नानी बस्ती सबसे पहले नमाज के लिए उठी। शाबा ने क्या गज़ब ढाया कि लंबा घेरवा कुर्ता, यानी घेरदार बड़े घेर वाला कुर्ता पहना, दाढ़ी लगा, बाल बखेर, 10 पना हाथ में ले, यानी कहने का मतलब है उन्होंने अपने आप को फुल कवर किया हुआ था। सामने खड़ी हुई और मोटी आवाज़ बनाकर कहने लगी, ला शक्कर घी ला दे, यानी जोगी टाइप बन गई वो। नानी बस्ती के हाथ से लोटा छूट गया, घिग्गी बन गई। यानी कि वो घिग्गी बनने की कैफियत ऐसी होती है ना कि वो उस बंदे के मुंह से बात नहीं निकलती। आंखें बंद कर लीं, डर के मारे चीख भी ना सकी। हाथ बांधकर इशारे से कहा, अभी देती हूँ, जो कहोगी दूंगी, खुदा के लिए बाहर। शताबा आखिर लड़की ही तो थी। इसे हंसी आने लगी। इससे पहले कोई नानी के पास आए बराबर जीना था। जीना सीढ़ियों को कहते हैं। झट ऊपर चढ़ कपड़े बदल नानी के पास आ मौजूद, और वो हैरान कि आज क्या हुआ, फिर कोई पिछल पैरी तो नहीं आ गई। पिछल पैरी से मुराद होता है चुड़ैल, यानी जिसके पाँव पीछे की तरफ हों। शताबा नानी से लिपट लिपट कर पूछ रही है कि कौन था, किससे घी शक्कर दे रही थी। नानी बस्ती गरीब क्या जाने के सारे करतूत इसी फितनी के हैं। फितनी से मुराद यानी फितना फसाद फैलाने वाली। ठीक है, बोली बेटी तू सुनकर क्या करेगी, दूर पार कुछ ऐसी वैसी हो गई तो तेरी माँ को क्या जवाब दूंगी। यहाँ पे नानी बस्ती क्योंकि बहुत वहमी औरत थी ना, तो वो ये डर गई कि मेरे ये बात बताने से कहीं इसको कुछ नज़र ना आ जाए ऐसा वैसा, और अपनी बेटी से मुखातिब होकर कहने लगी, इसीलिए तो मैं झींकती रहती हूँ। झींकना होता है इसरार करना, ज़रा इस ज़ोर देकर बात कहना। दोपहर को कुंडी लगाकर सोया कर, मगर कौन सुने आज एक जोगी अंदर घुस आया ना। अल्लाह ने बड़ी खैर की, कोई लड़की बाली सामने ना थी, नहीं तो मक्खी बनाकर जूड़े में रख लेता। मुझको देखकर अपना चिमटा बजाने और घी शक्कर मांगने लगा।
बमुश्किल हाथ जोड़कर मैंने इसे बाहर निकाला। फिर सब ने हज़ार समझाया, शताबा ने भी लाखों कस्में खाईं कि नानी वो तो मैं थी। नानी बस्ती अपनी ही रट लगाए रहीं कि बी होश को बनवाओ, कहाँ ये 4 उंगल की छोकरी, कहाँ वो जगाधरी जोगी। यानी कहने का मतलब है कि वो इतना ऊंचा लंबा जोगी जो मैंने देखा। और वो फिर ऐसी औरतें बात को बहुत बढ़ा के भी बयान करती थी, उसका हुलिया वो हर वक्त डिस्कस करती होंगी घर में। मुझे तुमने ऐसा भोला समझ लिया है, आने तो अपने भाई को घी शक्कर भेजूं। अब वो घर को ताक गया है, ताक गया है यानी नज़र रख गया है, देख गया है हमारे घर को। अंधेरे उजाले आ गया तो तुम्हारा कुछ नहीं जाएगा, मेरी मौत आ जाएगी। बेटी तुम क्या जानो, इन जोगियों में बड़े जादूगर होते हैं और जब ये मांगे इनकी भेंट पूजा कर देनी चाहिए। भेंट पूजा यानी कि ये जो चीज़ मांगते हैं ना, रिश्वत, यानी आप इससे रिश्वत भी कह सकते हैं कि जो चीज़ ये मांगते हैं वो इनको देनी चाहिए। ये भी पुरानी ख़वातीन का ही ख्याल था। एक दफ़ा का जिक्र सुनो, बरसात का मौसम था, बेटियां आई हुई थी, बहू को शौक़ उछला कि कुतुब साहब से साहब चलना चाहिए। नानी बस्ती की चहीती बहू, दुनिया टल जाए और बहू का ये कहना न टले। बेटे से कहा, इसे क्या इनकार, बीवी की फरमाइश, बहनों का शौक़ और माँ का फरमान। जाकर बहली वाले को साई दे आए। बहली यानी सवारी वाले को साई यानी कि वो दे आए, एडवांस जिसे हम कहते हैं, यानी पेशगी रकम दे आए। रात भर खाने पके, पकवान तले गए। सुबह 4 बजे बहली आई और सब लद कर चले गए। बहलियों छकड़ों में बैठकर जाने की बहार टांगों और मोटरों वालों को कहाँ नसीब। 4 पैदल हैं और 2 सवार। जंगल आया, एक इधर दौड़ा रहा है तो एक उधर। यानी कहने का मतलब है कि ये पिकनिक मनाने के लिए गए हुए, ठीक है। गाते बजाते हंसते बोलते छम छम मी बरस रहा, भीगते। पेज नंबर है 17 मेरे पास। नानी बस्ती अशरफ सबूही की लिखी हुई कहानी है, 10th क्लास। लास्ट पैराग्राफ पे हम आ गए। 4 बजे के चले चले 10 बजे कुतुब पहुँचे। बहू ने ज़िद की, लाट के नीचे उतर पड़े। लाट कहते हैं कि बड़े सारे सतून को, पिलर को, ठीक है, मीनार को, इस तरह की जो चीज़ बहुत ऊंची सी दीवार सी बनी हो। नानी कह रही है, अल्लाह तेरी शान बनाने वालों ने कहाँ बैठ कर बनाया होगा। बहू ने मुस्कुराकर कहा, बजान कहते हैं लिटा कर बनाई है, यानी मजाक में कहा बहू ने। वो बोली, हाँ बेटा, और क्या, इतनी लंबी लहकारी लाट को सीधे का सीधा कौन बना सकता है, ठीक है। यानी उन्होंने इतना बड़ा सारा पिलर देखकर ये बात की, सतून इसको कहते हैं। अच्छा फिर खड़ा क्यों कर किया। अब वो नानी इसी परेशानी में गुमे कि ये उन्होंने किस तरह इसको नस्ब किस तरह किया होगा। हज़ारों आदमी लगे होंगे और फिर ये ज़मीन पर जमी किस तरह। नहीं बीवी मेरी तो अक्ल काम नहीं करती, देखे से हौल आता है। गर्ज के थोड़ी देर लाट के इर्द चक्कर लगा, दरगाह में हाज़िरी दी। दरगाह यानी दरबार में। वहीं शाह आलम के मज़ार की तरफ आलमगीर की मस्जिद में बैठकर खाना खाया। खाने पीने से फारिग हुए तो सैर सपाटे की सूजी और बुरके ओढ़, क्योंकि उस ज़माने में यही रिवाज था, तमाम ख़वातीन बुरके ओढ़ती थीं, दरगाह से निकले। आगे आगे छोटे खां साहब और पीछे पीछे औरतों की कतार। औलिया मस्जिद जा रहे थे। इन दिनों कुतुब में ना इतनी आबादी, ना इतनी दुकानें, वीराने ही वीराने दिखाई देते। पहले झरने की तरफ निकल गए, जामने चुन चुन कर खाईं, ज़रा दम लेकर चले। झरना होता है पानी जहाँ बहता है, यानी नदी वगैरह या कोई झील वगैरह। ज़रा दम लेकर चले और जब सब जवान तो कच्ची पक्की कब्रों को लांगती फलांगती, यानी उछलती कूदती हिरनियों की तरह जाती थी। नानी बस्ती की टांगों में इतना दम ना था, दूसरे इनका वहमी मिजाज। किसी कब्र पर भूले चूके पाँव पड़ा और उन्होंने तौबा की कि रास्ते में कीकर की एक टहनी पड़ी थी। यह अपने ध्यान रखना है, इसके बारे में क्वेश्चन आ जाता है कि कौन सी टहनी थी जिससे वो डरी थी। इत्तफाक की बात, हवा से बुरका उड़ा तो इस टहनी से जा उलझा। इन्हें खबर नहीं, जब बोझ सा महसूस हुआ तो कहती, निगोड़ा कमबख्त, भीग कर कितना बोझल हो गया है। यानी वो अपने बुरके के बारे में कह रही हैं। और कभी ये कौन घड़ी घड़ी मेरा बुरका पकड़ कर खींचता है, मैं पहले कोसने लगूंगी, मैं फिर कोसने लगूंगी। यानी कहने का मतलब है कि वो बुरके को ही बुरा भला कह रही हैं। ये कहकर बुरके का पल्लू झटकने लगती। टहनी क्या छूटती, वो साथ साथ ही छोटी बेटी को जो हंसी सूझी तो इसने कहीं पुकार कर कह दिया कि अम्मा जान तुम्हारे पीछे ये कौन। ये सुनना था कि नानी बस्ती को भूत नज़र आने लगा।
सूखी हुई टहनी के ज़मीन में घसीटने की आवाज़ को वो सचमुच पिछल पैरी के चलने की आहट समझी। पीछे देखे बगैर भागी, ज्यों भागती टहनी टांगों में उलझती, चीखे मारने लगी, है आज तो भूतनी लिपट गई। अरे दौड़ना मेरी टांगों को खा लिया। दौड़ते दौड़ते बेचारी गिर पड़ी। इतने में बेटा, बेटियां और बहू भी आ पहुंची। उठाया, आंखें बंद हैं और कह रही हैं, तुमने कब्रिस्तान में लाकर चुड़ैल लिपटा दी। कम वक्तों तुम्हारी कहती थी कि मुझे घर में रहने दो, ना माना। बहू ने कहा, अम्मा जान, चुड़ैल कैसी? निगोड़ी कीकर की टहनी बुरके में अटक गई थी, देखिए। और उलझी हुई टहनी दिखाई। इन छोटी साहब ने आपको डराया। छोटी साहब से मुराद छोटी नंद, ठीक है। अब अशरफ सुबुही के बारे में थोड़ा सा हम पढ़ देते हैं कि 1905 से लेके 1990 तक, यानी 1905 में ये पैदा हुए और 1990 तक ज़िंदा रहे। दिल्ली में पैदा हुए। इनके वालिद का नाम अली अशरफ था। इब्तदाई तालीम घर में हासिल की। मैट्रिक का इम्तहान एंग्लो अरेबिक हाई स्कूल दिल्ली से पास किया। फ़ारसी ज़ुबान शुरू ही से लगाव रहा। पंजाब यूनिवर्सिटी से अदीब फ़ाज़िल, मुंशी फ़ाज़िल FA और BA के इम्तहानात पास किए। आगाज़ में बच्चों के लिए कहानियाँ लिखीं और फिर अदबी रिसालों में मज़ामीन लिखने शुरू किए। अशरफ सुबुही को दिल्ली की पुरानी तहज़ीब और ज़ुबान को महफूज करने का शौक़ रहा। चुनांचे उन्होंने इस मौजू पर बड़े दिलकश और लतीफ़ पैराए में मज़ामीन लिखे हैं। इन्हें दिल्ली की बेकमाती ज़ुबान में लिखने की महारत हासिल है। इनकी अहम किताबों में दिल्ली की चंद अजीब हस्तियाँ, गुब्बारे कारवां और झरोके की शामिल हैं। उन्होंने अंग्रेज़ी से उर्दू में तराजिम भी किए। तराजिम यानी कि तर्जमे किए इन किताबों के। आगे इसकी एक्सरसाइज है, ठीक है। तो इसकी सारी मश्क मैं आपको दे दूँगी, ठीक है। इसकी मश्क में कुछ अहम चीज़ें बताई हुई हैं जो कि बच्चों को लाजमी आती हैं, एग्ज़ाम्स में आपको ये तैयार करनी होंगी। ये हम इसको देख लेते हैं। सबसे पहले है जुमले के अज्जाए तरकीबी। हर जुमले के दो हिस्से होते हैं जिनमें एक ख़ास ताल्लुक़ होता है और सुनने या पढ़ने वाले तक मुकम्मल मफ़हूम पहुंच जाता है। जुमले के इन हिस्सों को असनाद कहते हैं। जिसके बारे में कुछ कहा जाए उसे मसनद लह और जो कुछ कहा जाए इसे मसनद कहा जाता है, ठीक है। ये बार बार ग्रामर का सवाल आपको ऑप्शंस में आएगा कि मसनद किसे कहते हैं, मसनद लह किसे कहते हैं। जुमला फेलिया। इस जुमले में बाज़ औक़ात तो सिर्फ फ़ाइल और फ़ेल आता है। फ़ाइल कौन होता है? काम करने वाला, और फ़ेल काम को कहते हैं, ठीक है। उस्ताद साहब आए, ठीक है, जुमला फेलिया की मिसाल है। शाइस्ता ने पढ़ा, यानी जुमला फेलिया के मसनद लय को फ़ाइल और मसनद को फ़ेल कहते हैं। दोनों जुमलों में उस्ताद साहब और शाइस्ता फ़ाइल हैं, जबकि आए और पढ़ा फ़ेल हैं। बाज़ औक़ात जुमला फेलिया में फ़ाइल, अलामत फ़ाइल, मफ़ूल और फ़ेल भी आते हैं। मसलन शिकारी ने शेर मारा। इस जुमले में शिकारी फ़ाइल, मसनद लय ने अलामत फ़ाइल, शेर, मफ़ूल और मारा बतौर मसनद यानी कि फ़ेल इस्तेमाल हुआ है। इसके बाद फिर कहानी के बारे में है कि कहानी क्या है। कहानी का मतलब है किसी वाक़े, हकायत या किसी को दिलचस्प अंदाज में बयान करना कि पढ़ने वाला इससे ज़हनी और क़ल्बी ताल्लुक़ महसूस करे और इसका अंजाम या नतीजा मालूम करने के लिए एक ही नशिस्त में इसे पढ़ डाले। कहानी लिखना एक बाकायदा फ़न है। इसके लिए इंशा पर्दाजी की मश्क के साथ साथ ख़याल की क़ुव्वत को इस्तेमाल में लाना ज़रूरी है। तुलबा अगर छोटे छोटे वाक़यात को अपने अल्फाज में हल्के फुल्के अंदाज में लिखने की मश्क करें तो वो एक उम्दा और दिलचस्प कहानी लिख सकते हैं। और जूँ जूँ इनका म्यार बुलंद होता जाएगा वो तबाज़ात कहानियाँ और किस्से लिखने के काबिल हो सकते हैं। तबाज़ात कहानी से मुराद है आपकी अपनी सोची हुई कहानी। अब देखें ये बता रहे हैं यहाँ पे, हो सकता है आपको ये क्वेश्चन आ जाए ना कहीं पे कि तबाज़ात कहानी से क्या मुराद है, ठीक है। तो इससे मुराद है अपनी सोची हुई कहानी जो दूसरी कहानियों से मुख्तलिफ हो। अगर आपके जहन में कोई वाक़या या ख़याल हो तो अपने उस्ताद साहब से रहनुमाई लेकर मुख्तसर कहानी लिखिए। फिर आ जाता है जी फ़ीचर। ये वो इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं जो आपकी मुझे अहम लगी और मैं आपको करवा रही हूँ। फ़ीचर की इस्तिलाह कई मानों में राइज है। मसलन अगर किसी ख़बर के एक पहलू को नुमायाँ करना मकसूद हो तो एडिटर अपने मातहत कारकुन से कहता है कि इस पहलू को फ़ीचर किया जाए। अगर कोई ऐसी खबर आए जिसमें इंसानी दिलचस्पी के ख़ास पहलू मौजूद हों और ड्रामाई पेशकश का इम्कान मौजूद हो तो कहा जाता है कि इसका फ़ीचर बना दो। मुस्तकिल उन्वानात के तहत जो ख़ास कॉलम दिए जाते हैं इन्हें मुस्तकिल फ़ीचर कहा जाता है।
और फ़ीचर इस मज़मून को भी कहते हैं जिसके असलूब तहरीर यानी तहरीर का जो अंदाज़ है में नीम ड्रामाई, दास्तानी और कारीन से बराह रास्त गुफ्तगू का अंदाज़ नुमायाँ हो और ये एक ऐसी बेतकल्लुफ़ी और बेसाख्तगी से इबारत हो कि हर किसी का पढ़ने को दिल चाहे। गोया फ़ीचर में इबलाग को आसान और हमागीर बनाया जाता है ताकि इससे दिलचस्पी में इजाफ़ा हो। जब मकसद ये ठहरा कि अखबारात अवाम तक पहुँचें और उनकी अशात बढ़े तो ये भी महसूस हो कि ज़ुबान सादा हो, असलूब तहरीर में कशिश हो। फ़ीचर का आगाज़ हुआ लेकिन मुद्दतों फ़ीचर और आम मज़ामीन में इम्तियाज़ बाकी रहा और इन दोनों को अलग अलग सिन्फ समझा गया। फ़ीचर के ज़मन में यादगारी, शख्सी, तहकीकी, तारीख़ी, नफ्सियाती, साइंसी, उमूमी मज़ामीन और सफ़रनामे, रिपोर्ट, तासर वगैरह शामिल किए जा सकते हैं।